Okay, so let's start the chapter of measures of central tendency. यहाँ पर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जी डाटा का सेंटर कैसे लोकेट करना है और उसके डिफरेंट मेजर्स हमारे पास होते हैं। जैसे हम उनको मेजर्स ऑफ लोकेशन भी कहते हैं। एक सिंगल क्वांटिटेटिव वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जो कि डाटा का सेंटर जो है उसको रिप्रेजेंट करती है। इसमें डिफरेंट मेजर्स हमारे पास हैं लाइक अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मॉड। ये 5 तरह के मेजर ऑफ लोकेशन हम फाइंड करते हैं यूजुअली। और इसमें आगे चल के हम देखेंगे कि हमारे पास मॉड है, सॉरी जो मीडियन है हमारे पास वो एक पोजिशनल मेजर है। और उसके बाद हम जाएंगे देखेंगे कि हम क्वार्टाइल और डिसाइल और बाकी कैसे हम उसको बनाते हैं। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर थीमेटिक मीन से। तो थीमेटिक मीन का फॉर्मूला आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं। पॉपुलेशन और सैंपल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर किया था कि पॉपुलेशन जो है वो एंटायर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट होता है और आपको पता है कि कैपिटल एन जो है पॉपुलेशन साइज को हम उससे शो करते हैं। और उस पॉपुलेशन से जो कि बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है उसमें से जो हम ड्रा करते हैं दैट इज अ स्मॉल बट रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, जिसमें चंद एक हमारे पास यूनिट होते हैं हम उसको स्टडी करते हैं। पॉपुलेशन इज यूजुअली अ बिग ग्रुप, यूजुअली अ लार्ज ग्रुप बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव के हम कहते हैं कि जी द ग्रुप अंडर इन्वेस्टिगेशन, राइट, अंडर ऑब्जर्वेशन, जिसके ऊपर हम स्टडी यूजुअली हम करते हैं कि वी एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सैंपल, और सैंपल को हम स्मॉल एन से रख देते हैं। So we generally extract information from a sample, and then based on the information contained in sample, we draw inference about population parameters. तो ये हमारा प्रोसीजर होता है। लेकिन दोनों जगह पे पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन के फॉर्मूला मैंने दोनों लिखे हैं। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर सिर्फ इनकी नोटेशन का डिफरेंस है, यानी पॉपुलेशन मीन को हम म्यू से लिखते हैं वेयर एज सैंपल मीन यूजुअली रिटन एज एक्स बार, इसकी नोटेशन। या अगर हम सैंपल को वाई से शो करेंगे कभी, वाई से यानी वेरिएबल को वाई लिख, जो हमारे पास सैंपल मीन होगा उसको वाई बार कह देते हैं। और अगर वेरिएबल नेम हम एक्स रख देते हैं तो वहाँ से निकाली गई एवरेज जो है हम उसको एक्स बार से डोनेट कर देते हैं। ये कैपिटल एक्स बार लिख दें या स्मॉल लिख दें, डजंट मेक एनी डिफरेंस, नोटेशन है। और सिमिलरली पॉपुलेशन मीन जो है दैट इज म्यू, ये भी एक नोटेशन है। करना हमने यही काम है कि हम सम करते हैं ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड डिवाइडेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि पॉपुलेशन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो कैपिटल एन से हम उसको शो करते हैं। सो इट इज बेसिकली अ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। तो ये थोड़ा सा उसको एक्सपैंड भी किया है फार्मूला को। एंड सिमिलरली वी कैन सी दैट इन सैंपल it is the sum of all sample values divided by the sample size. Small n basically represents the sample size. फॉर्मूला है, हम इसको आगे जाके इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम देखेंगे कैसे हम इसको प्रोसीड करेंगे आगे। देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन। नंबर वन, द मीन ऑफ अ कांस्टेंट इज इक्वल टू दैट कांस्टेंट। पहली प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर आपके पास डाटा वैल्यू सारी कांस्टेंट हैं, लाइक अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास 5 वैल्यूज हैं और like for example I have 5 values and all those values are 4, let's say this is constant, 5 values and all values are 4. So what is the mean of these values? Definitely the mean will also be equal to, and this is the first property, right? ये पहली प्रॉपर्टी इसका मतलब ये है कि अगर आपका डाटा कांस्टेंट है तो आपका मीन भी वही कांस्टेंट होगा। तो देयर इज नो नीड टू फाइंड द मीन ऑफ कांस्टेंट वैल्यूज। ऑल इफ जितनी मर्जी यहाँ पे वैल्यूज डाल दें आप, 4 और भी एक ऐड कर दे तो इट विल नॉट चेंज द मीन। और सेकंड प्रॉपर्टी है अरिथमेटिक मीन की, द डेविएशंस of the observations from their mean is equal to 0. This is really important और अभी हम थोड़ी देर में इसको प्रूव भी करेंगे इस प्रॉपर्टी को डाटा से, कि अगर हम एक डाटा जो हमारे पास होगा उसका मीन ले लेंगे और फिर अब
मीन को हर डाटा वैल्यू में से माइनस करके और सारी वैल्यूज के, तो whether you do it in a sample or in population, it will always be equal to 0, क्योंकि mean is the central value basically, and the हम इसको deviation बोलते हैं, deviation of that values, deviation of those values from their mean, और उसका अगर हम sum कर लें, it will always be equal to 0. And the third property, and no doubt it is also an important property, कि हम इन्हीं डेविएशंस को, यानी ये जो हमने ली होती हैं x माइनस एक्स बार, कॉलम हमने एक बनाया होगा, उसी का हम स्केयर कर देते हैं, x माइनस एक्स बार स्केयर, और स्केयर करके फिर हम उसको सम करते हैं बाद में। तो वो जो हमारे पास आता है उसका जो भी आंसर आएगा, यानी कांस्टेंट कोई भी यहाँ पे आंसर आएगा उसका, इसका जो भी आंसर आएगा, इट विल ऑलवेज बी लेस देन दिस क्वांटिटी। अब आपके पास स्क्रीन पे दो तरह की आपको नंबर नजर आ रहे हैं। एक साइड पे मैंने यहाँ पर कोई ए वैल्यू डाली है और एक साइड पे मैंने यहाँ पर मीन डाला है। तो अगर मैं मीन डाल के डेविएशन को स्केयर करके सम करूँ तो वहाँ से जो आंसर आएगा वो हमेशा कम होगा। अगर मैं वहाँ पर ए कोई भी और वैल्यू जिसको मैं ए कह लिया है, सो वेयर ए इज एनी कांस्टेंट अदर देन मीन, ये मीन नहीं है, यानी मीन के अलावा कोई भी वैल्यू वहाँ पर डाल के करे तो उसका आंसर बड़ा ही आएगा मीन से। तो ये एक थर्ड प्रॉपर्टी है जो वो हमें कह रही है कि जो हमारे पास स्क्वायर्ड डेविएशंस होती हैं उनका सम जो है वो मिनिमम होता है, मिनिमम, उससे और चाहे कोई भी वैल्यू और ले लें अदर देन मीन, तो स्क्वायर का सम हमेशा वही मिनिमम होता है जहाँ पर हमने मीन को रखा होता है। तो एक तो ये, अच्छा उसके बाद इसकी चौथी और पांचवी प्रॉपर्टी भी है, लेकिन हम उसको बाद में देखते हैं। उससे पहले हम एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि पहले वाली तीन प्रॉपर्टीज जो है उनको हम समझ लें उस एग्जांपल की मदद से। तो नंबर वन, मीन इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मीन, तो मीन उसकी तो ज़रूरत नहीं है इसको करने की, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ऑल वैल्यूज आर सेम, द मीन इज आल्सो इक्वल टू दैट दोज वैल्यूज, एंड कंसीडर दिस डाटा, नाउ आई हैव दिस डाटा x, और हम यूजुअली जो है अब इसके बाद अब देखेंगे राइट द डाटा इन द कॉलम। मैंने पहला कॉलम यहाँ पर आई हैव ड्रॉन अ लाइन, और पहले कॉलम में मैंने एक टेबल बनाने की कोशिश की है और मैंने लिखा x, x इज़ अ वेरिएबल नेम, और उसमें मैंने थोड़ी सी वैल्यूज इसके अंदर लिख दी हैं सैंपल, और आप समझ लें कि हमारे पास 8 वैल्यूज का ये सैंपल है, तो मैंने n इज इक्वल टू 8 सैंपल साइज, और x वेरिएबल को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और मैंने यहाँ इसको कैपिटल लेटर से लिख दिया। और उसके बाद देयर आर रिक्वायरमेंट 65, 71, 67, 75, 63, 69, 75, 63, एंड टोटल अगर हम इसका कर लें, these 8 values have total equals to 548। अब हम इससे सबसे पहले तो हम मीन निकाल लेंगे ना वैल्यूज का। So whenever you want to find the mean of these values, you have to sum it, और आपने सम कर लिया यहाँ पर और सम किया आपने, पता चला जी कि सम 548, राइट। तो 548, जस्ट वेट, अच्छा, सम इज इक्वल टू 548, और उसी सम को देखिए मैंने फार्मूला लिख दिया अब एक्स बार और डिवाइडेड बाय सैंपल साइज, और फिर मैंने सम ऑफ एक्स। अब मैंने यहाँ पे मुनासिब नहीं समझा कि मैं यहाँ पे लिखूँ जी कि आई वेरीज टू एन, वो लिखना ज़रूरी नहीं है। तो जितना सैंपल वैल्यूज हैं, सारी बात है वो सारी सैंपल वैल्यूज जमा की हैं, so it is understood. So even if we write only this much sum of x, it will be considered as I varies from 1 to n, यानी यहाँ पर 8 है and divided by 8, right? तो only ये फार्मूला हम इतना ही लिख दें अगर, तो वही काफ़ी है कि जनाब सम ऑफ एक्स दैट इज इनफ। तो अगर आज के बाद हम सिर्फ इतना ही लिखेंगे, जस्ट इनफ, एक मिनट, सिर्फ हम इतना लिखेंगे सम ऑफ एक्स, तो अंडरस्टूड होगा कि वो सारी वैल्यूज का सम है डिवाइडेड। तो उसको हम, मैंने पहले भी बताया था कि आप कैपिटल एक्स बार लिख दें तो भी कोई इशू नहीं है, इट्स अ मीन। तो जैसे हमने इसको 8 पे डिवाइड किया, वी गॉट द मीन इक्वल्स टू 68.5।
Now we will prove the second property of arithmetic mean कि हम इस mean को, that is 68.5, we will subtract this number from each and every value of x, right? Like in this case here, I got this minus 3.5 just like 65. ये 65 मेरे पास first data value है, and I have subtracted this mean value 68.5. This इस मीन वैल्यू को मैंने सारी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास ये कॉलम बन गया. लाइक फॉर द नेक्स्ट वैल्यू आई हैव डिड 71 minus 68.5 and this is equal to 2.5. Similarly this is equal to minus 3.5. ये जो मैंने सर्कल किए वैल्यूज, दे आर द डेविएशंस नाउ, डेविएशंस ऑफ x वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन. और मीन क्या है यहाँ पर 68.5. तो आई हैव सब्ट्रैक्टेड, तो मैंने यहाँ लिखा नहीं है सारा, बट आई हैव डिड द सेम. यूज कर सकते हैं आपने, सारी एक्स वैल्यूज में से उनके मीन माइनस कर लेने हैं. अब अगर आप गौर से यहाँ पे नोटिस करें तो सेकंड कॉलम, ये मैं लाइन ड्रा करने लगाऊं, इन द सेकंड कॉलम सम वैल्यूज आर पॉजिटिव, सम आर नेगेटिव. द वैल्यूज अबव द मीन आर पॉजिटिव, यानी आप एक चीज जरा करनी है आपने कि 68.5 इज द मीन, और ये 75 नंबर जो है इस इज ग्रेटर देन मीन. इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन मीन द आंसर इज इन पॉजिटिव. If this value is less than mean, the answer is negative. So there are some values who are positive, some are negative. Not necessarily कि जी equal number में होंगी हमारे पास negative और positive, but there are some value who are negative. So if we are going to sum this column, we will get always the answer is 0. And this was the property of arithmetic mean. This was the second property of arithmetic mean. This one. The sum of the deviations from mean is always 0. Acha, there can be a slight rounding error in this one. Your mean is not a complete number, like you got the mean in 4 or 5 decimals and you round off that number, तो वो जो राउंडिंग का इफेक्ट होगा वो इस कॉलम में जाएगा और थोड़ा बहुत आंसर जीरो से आगे पीछे हो सकता है, लाइक इन माइनस 0 पॉइंट समथिंग और प्लस 0 पॉइंट समथिंग, बट बाय डेफिनेशन इट विल ऑलवेज बी 0. और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मीन है वो इंटीजर में शो होगा, या हमारे पास जो मीन है वो पॉइंट में आता है, या जिस तरह पूरा पॉइंट है 0.5, तो उस सिलसिले में आप देखेंगे कि वहाँ पर एग्जैक्टली 0 हो गया ही. अच्छा, राइट इन द नेक्स्ट कॉलम व्हाट वी डिड इज x माइनस x बार स्क्वायर. तो ये कॉलम समझे, थर्ड कॉलम मैंने वही सेकंड कॉलम का स्क्वायर किया है, एंड आई होप कि स्क्वायर का कैलकुलेटर भी आपने पहले भी यूज किया होगा. स्क्वायर मींस मल्टीप्लाइंग द सेम वैल्यू विद द सेम वैल्यू. तो अगर मेरे पास ये वैल्यू 3.5 है फर्स्ट वन, तो माइनस 3.5 है, तो माइनस 3.5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3.5, तो मैं तो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर के अंदर, एंड यू गेट द आंसर इज 12.25. सिमिलरली 2.5 का स्क्वायर किया मैंने तो आंसर 6.25 आ गया. एंड सिमिलरली स्क्वायर ऑफ ऑल वैल्यूज आई गॉट x बार. मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ x माइनस x बार क्योंकि x बार इज इक्वल टू 68.5, सो इट इज बेसिकली x माइनस x बार स्क्वायर. तो मैंने इस कॉलम को जब सारी वैल्यूज के मैंने टोटल किया एंड आई फाउंड द आंसर इज 166. तो यहाँ पर अब ये देखें ज़रा, यहाँ पर मैंने ये चीज़ फाइंड कर ली है, सम ऑफ x बार स्क्वायर दिस वन, और ये मेरे पास आंसर आया है 166. मैंने अभी फाइंड किया. लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस. चलें जी, तो है 166. अब क्योंकि हमने ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, सो देयरफॉर वी विल टेक अनदर वैल्यू लाइक a. तो हमने यहाँ पर a ले लिया 70. अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि जी ये हमने a 70 क्यों लिया. तो a इज एनी कांस्टेंट बट नॉट द मीन. मीन नहीं होगा. तो 68.5 मैंने मीन था, तो मैंने मीन से थोड़ी सी वैल्यू बड़ी ले ली, 70 भी ले सकते हैं आप. 65 ट्राई कर लें, 63 ट्राई कर लें, 62 ट्राई कर लें, 67 ट्राई कर लें, बट नॉट मीन. तो मैंने एक वैल्यू ली 70 और मैंने वही काम किया उसके साथ. जो पहले दो कॉलम बनाए थे मैंने सेम x माइनस 70 किया. तो मैंने देखा जब मैंने x माइनस 70 किया तो यहाँ पर आंसर मेरा टोटल का 0 नहीं आया, और नहीं आना चाहिए. ये सिर्फ उस सूरत में 0 होगा जब हम मीन
करेंगे x की वैल्यू से, यही तो प्रॉपर्टी है। अच्छा, उसके बाद हमने इसी कॉलम का फिर कर दिया स्क्वायर। जब हमने इसका स्क्वायर किया और उसका सम किया तो हमने देखा तो आंसर तो 184 है। और ये सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है यहाँ पर। पहली प्रॉपर्टी यहाँ से कि जी ये जीरो सिर्फ उसी सूरत में आता है जब मीन हम इससे डेविएशन लें, और ये सम ऑफ स्केयर डेविएशन जो मिनिमम तभी आती है जब मीन से किया जाए। इसका मतलब है कि इस अगर मैं यहाँ पर ए को मैंने रखा 70 नीचे वाले क्वेश्चन में और ए 70 लिया तो मेरे पास ये 184 बन गया ये नंबर। तो नेचुरली देखिए अगर आप यहाँ पर कंपेयर कर ले बेशक 166 इज लेस देन 184, तो यहाँ पे प्रूव भी होता है कि स्केयर्ड जो डेविएशंस है दे आर मिनिमम, सम ऑफ स्केयर डेविएशन फ्रॉम मीन इज मिनिमम। तो एक तो ये एंड अब दो प्रॉपर्टीज और रह गई थीमेटिक मीन की, चौथी और पांचवी लगे हाथ में, वो भी आपको बता दूं। एक अगर एक आपके पास डाटा है, ठीक है, और आपने उस डाटा का मीन निकाल लिया है, सपोज अभी यही डाटा ऊपर आपने मीन फाइंड किया, यू हैड दिस डाटा एक्स और आपने मीन फाइंड किया, मीन आया 68.5। अब यहीं से मैंने दोनों प्रॉपर्टीज आपको समझा देनी है। फर्ज करें मैं इस डाटा जो क्या है ऑलरेडी, मैं इस डाटा वैल्यू हर डाटा वैल्यू में 10 ऐड कर देता हूँ। ये ले, मैंने हर डाटा वैल्यू में जब 10 ऐड किया तो मेरे पास एक नया डाटा बन जाएगा, ठीक है। आई हैव, और ये 10 कांस्टेंट है, याद रहे, ये नहीं कि किसी वैल्यू में 10 ऐड करना, किसी में 15, कोई एक नंबर ऐड कर ले। तो मैंने सारी वैल्यू में 10 जब ऐड किया तो मेरा अब क्वेश्चन ये है कि जो नया डाटा बनेगा यहाँ से हर वैल्यू में 10 ऐड करके उसका मीन क्या होगा, मेरा ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब मैं ऐड करूंगा तो डाटा कुछ इस तरह से मेरे पास बन जाएगा 75 और 81, 10 ऐड होना ना, फिर 77, फिर 85, फिर 73 और फिर 79, फिर 85 और फिर 73। तो अब मेरे पास नया डाटा जो है उसका क्या बन जाएगा, मीन। तो रादर दैन कि मैं इस मीन को कैलकुलेट करूं, इस डाटा के लिए मीन को कैलकुलेट करूं, तो एक तरीका ये है कि मैं इसको जमा कर लूं, सबको सम कर लूं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सिंपली अगर मैंने कांस्टेंट ऐड किया है सारी वैल्यूज में तो सिंपली नया मीन जो हो, पुराना मीन जो ऑलरेडी निकला हुआ है 68.5, उसमें आप वही कांस्टेंट ऐड कर दें जो आपने सारे डाटा में ऐड किया है, तो आपके पास आंसर बन जाएगा 78.5। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि दोबारा से आप सारी वैल्यूज में करें और मीन निकालें। सो इफ़ यू ऐड अ कांस्टेंट टू ईच डाटा वैल्यू, the mean of the new data set will be equal to that constant plus the mean of the old data set. So this is what I am talking about. और ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको अभी बताई है, दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 5। और सेम प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी। यानी अगर मैंने यहाँ पर 10 ऐड किया तो मैं अगर ऐड ना करूं तो मैं मुझे मल्टीप्लाई कर दें, ये ले मल्टीप्लाई कर दें इस 10 को सबके साथ, ये ले मल्टीप्लाई का साइन मैंने कर दिया। तो अब जो डाटा हमारे पास बनेगा 10 से मल्टीप्लाई, वो तो कुछ ज्यादा बड़ा बन जाएगा डाटा। वो यहाँ से ये डाटा नहीं होगा, थोड़ा और चेंज हो जाएगा डाटा। तो वो जो नया डाटा होगा और मुझे उसका मीन फाइंड करना है, तो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस 650 फर्स्ट वैल्यू, देन 710 क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है अब, और देन इट इज 670 एंड सो ऑन। तो ये जो नया डाटा सेट मेरे पास बनेगा इसका मीन लूंगा क्योंकि मैंने एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया अपने पुराने डाटा को। सो देयरफॉर और जो भी मेरे पास यहाँ मीन होगा पुराने डाटा का 68.5, उसमें उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 के साथ, तो मेरे पास नया डाटा सेट का मीन आ जाएगा, दैट विल बी 6685 क्योंकि मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो दीज आर द टू प्रॉपर्टीज, चौथी और पांचवी मैंने बताया। तो दीज आर 5 प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड द प्रूफ ऑफ दिस विद डाटा। और आप कोई भी डाटा यहाँ पे ले लें, आपके पास अगले और बड़े डाटा आएंगे, यू कैन प्रूव द सेम प्रॉपर्टीज बाय यूजिंग एनी डाटा, ठीक है। कोई भी डाटा हमारे पास होगा तो दे विल होल्ड, दिस प्रॉपर्टीज विल होल्ड ऑलवेज। अच्छा, उसके बाद एक आपको एक और चीज़ बतानी है जो कि आज ही बतानी, बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे।
अच्छा, ये एक एग्जांपल देखें आपके पास, आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं एक एग्जांपल। क्योंकि मीन जो है आपने पढ़ा, थीमेटिक मीन दैट वाज द मेजर ऑफ सेंटर, सेंटर का मेजर था। अगला ही जो चीज मैं बात ही बताना पसंद करूंगा वो है वेरिएंस। और वेरिएंस जो है वो होता है कि कितनी दूरी पे है वैल्यूज अपने मीन से। यानी अगर मेरे पास एक डाटा है, लाइक मैंने यहाँ पे बड़ा सिंपल सा डाटा लिया है 2 4 6 8 10, और फिर मैंने उसको एक्स की फॉर्म में लिख लिया और मैंने उसका टोटल किया और मीन मैंने निकाल लिया। इतना तो काम आप पीछे करके आए अभी। मीन और मैंने एक्स माइनस एक्स बार किया, उसका टोटल देखिए, मैंने कहा था हमेशा जीरो आएगा, जीरो आ गया। एंड देन फिर आपने इस कॉलम का स्केयर किया एक्स माइनस एक्स बार, तो ये भी इसका सम आपके पास आया पड़ा है। तो चीजें जो यहाँ पे कैलकुलेशन है वो आपने की हुई हैं। जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वेरिएंस। तो वेरिएंस जो है दैट इज वेरिएंस इज द वेरिएशन फ्रॉम देयर मीन। तो वेरिएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन। तो इसका फार्मूला, ये फार्मूला लिखा हुआ है एस स्क्वायर से हम इसको लिखते हैं सैंपल वेरिएंस। अच्छा, जैसे मैंने पॉपुलेशन और पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन का फर्क बताया था, हियर इज द पॉपुलेशन सॉरी वेरिएंस तो ये रहा, population variance and population and sample variance. The difference between population variance and sample variance, यहाँ पर भी यही है कि जहाँ पर population variance आएगा तो हम population mean माइनस करेंगे, और अगर वो sample variance है तो हम x बार माइनस करेंगे। पहला फर्क तो ये हो गया। और सेकंड ये डिफरेंस है कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सैंपल वेरिएंस यू विल डिवाइड इट विद n-1, और अगर पॉपुलेशन वेरिएंस है तो हम कैपिटल n से डिवाइड करेंगे, -1 नहीं करेंगे। दीज आर द फार्मूलाज। और नोटेशन में हम इसको सिग्मा स्क्वायर, वी कॉल इट सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा जैसे हम उसको म्यू कहते हैं, मीन को, पॉपुलेशन मीन को सिग्मा, तो दिस नोटेशन इज नोन एज सिग्मा। स्क्वायर लिखूंगा तो नेचुरली मैं इसको कह दूंगा सिग्मा स्क्वायर हो गया, ठीक है। और सैंपल वेरिएंस को हम एस स्क्वायर। तो अगर हम इनका, इन फार्मूलाज का, इफ आई टेक द अंडर रूट ऑफ both it will become standard deviation. So variance is the measure of spread between observations, right? It measures the distance of all observations from the, ये दो थोड़ी सी उसकी elaborations हैं। And then I write the formula for population variance and then for sample variance. And similarly if we देखिए मैंने सिर्फ यहाँ पे अंडर रूट डाले हैं दोनों के ऊपर। If I take the under root of the same formulas, they will be known as standard deviation, population standard deviation and sample standard deviation. और स्क्वायर हट जाएंगे, हमारे पास ये सिग्मा बच जाएगा और ये एस बच जाएगा। So sample standard deviation is denoted with the s and population standard deviation is denoted with sigma. तो ये दो चीजें आपने जरा इसको माइंड में रखना है। एंड देन मूविंग फॉरवर्ड में मैंने क्या किया है, वी हैव कैलकुलेटेड सैंपल वेरिएंस एज वेल एज सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन। और सैंपल वेरिएंस आएगा कैसे, देखें वही जो मैं यहाँ पे अगर स्क्रैच से भी कर दूं तो दिस इज द फार्मूला फॉर सैंपल वेरिएंस। लुक, x minus x bar square for whatever data you are calculating, there is no issue, n-1, यही हमारे पास सैंपल वेरिएंस का फार्मूला होगा। और अभी जो डाटा आपके सामने लिखा हुआ इसमें ये 40 है, x minus x bar square is 40 divided by the sample size is 5 here. तो if I'm going to divide, sorry 5 minus 1 हो जाएगा क्योंकि मेरे पास n-1 करना है मैंने। So 40 divided by 4, so variance is 10, तो मैं इसको s स्क्वायर लिख दूंगा। सैंपल वेरिएंस हियर इज 10, सो ये वेरिएशन हमारे पास आई है 10, और यहाँ पर सैंपल मीन आया था 6। और सिमिलरली अगर मैं इसी 10 का अंडर रूट ले लूँ, ये देखें इसी 10 का अगर मैं अंडर रूट ले लूँ तो दिस इज सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द आंसर ऑफ दिस इज 3.16। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। इसमें मैंने मीन कवर किया, मीन की यानी अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज कवर की हैं। एंड देन आई जस्ट go and tell you the measure for variation। एक measure मैंने बताया वेरिएंस होता है, और वेरिएंस का फार्मूला दिखाया पॉपुलेशन वेरिएंस का और सैंपल वेरिएंस का। तो आपके पास स्लाइड्स हैं, ये एग्जांपल्स वहाँ पे सॉल्व भी हैं, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, दोबारा से रीडू कर सकते हैं आप इसको। और दीज आर नॉट सो डिफिकल्ट कैलकुलेशंस, आई मीन फॉरवर्ड हैं, सिर्फ प्लस माइनस करना है, थोड़ा सा टेक केयर करना है कि कहाँ कैसे स्क्वायर लेना है और फार्मूलाज हैं उनको कैसे हमने यूज़ करना है।